नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी आपके सामने हूँ दिल्ली से छपने वाले 12-13 अखबारों के इस बंडल के साथ। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, और अगर कोई खबर किसी अखबार में ऐसी खास मुझे लगती है, उसके बारे में अगर कुछ अतिरिक्त जानकारी या रिसर्च, तो वो भी मैं जुटाकर आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। आप सब लोग मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अगर आप में से किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात मेरी पहुंचेगी। अपनी बात शुरू करता हूं दोस्तों। कई खबरें हैं, बहुत सारी खबरें आपने अखबारों में पढ़ी होगी, जिसमें आज कोरोना वैक्सीन को लेकर एक खास खबर है कि भारत में जो मानवीय ट्रायल है, ह्यूमन ट्रायल, उसका क्लिनिकल ट्रायल, उसका फेज़ 3 शुरू होने वाला है। सुशांत केस को लेकर कुछ जानकारियां हैं। पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई है उसको लेकर कुछ खबरें हैं। WHO ने कोरोना को लेकर कहा है सटीक दवा मुमकिन नहीं, और भी कुछ जानकारियां हैं। लेकिन मेरे लिए आज सबसे एक दिलचस्प और आपके लिए भी एक खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। मैं शुरू वहां से करूंगा। ऐसे वक्त में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि या राम मंदिर के शिलान्यास और पूजन के लिए दिन रात तैयारियां हो रही है, हर न्यूज़ चैनल पर बीते 2-3-4 दिनों से, और कल तो रात तक, परसों तक आप देखेंगे, लगातार घंटों कवरेज हो रहा है। 100 घंटे का कवरेज, 125 घंटे का कवरेज, 150 घंटे का कवरेज। उस बीच एक खबर इकोनॉमिक टाइम्स में आज छपी है। हालांकि इसके बारे में जानकारी मैं पहले के 2 वीडियो में भी दे चुका हूं। और वो क्या है? वो खबर ये है कि जो लोग राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा रहे थे 90 के दशक में, जहां से शुरुआत हुई थी, जहां से रथ यात्रा आडवाणी ने निकाली थी, सोमनाथ से रथ यात्रा, चर्चित यात्रा, और वो दौर मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी और वाजपेयी का दौर, उनमें से बहुत सारे लोग आज CBI की विशेष अदालत में बाबरी ढांचे के ध्वंस की साजिश का मुकदमा फेस कर रहे हैं। उनके बयान दर्ज हो रहे हैं। उसमें से 2 खास शख्सियत, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। आडवाणी उस रथ यात्रा के संचालक थे, उस रथ के रथी थे जो रथ सोमनाथ से निकली थी, जिस रथ को बिहार में रोका गया था। खबर क्या है जो मैं बताना चाहता हूं, आपको यह भी पता होगा कि आडवाणी और जोशी को लेकर कई तरह की खबरें हैं। उन्हें बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, फिर बुलाया गया, फिर हुआ कि उम्र का तकाजा है, जा नहीं सकते तो वीडियो के ज़रिए देखेंगे, दिल्ली से बैठकर देखेंगे, और हाशिए पर हैं, नहीं हैं, किया उन्होंने, क्रेडिट मोदी ले रहे हैं। कई तरह के बयानों के बीच जो मैं बताना चाहता हूँ, ये खबर है इकोनॉमिक टाइम्स में, राघव ओहरी ने लिखी है। इसका कुछ विस्तार और बताऊंगा जो इसमें छपी है, कि कैसे ये लोग, जिन्होंने ढांचे को ढहाने की पूरी साजिश का हिस्सा जो लोग थे, साजिश ऐसे होती है कि आपने एक माहौल देश में बनाया और लाखों करोड़ों लोग देश में उत्तेजित, आंदोलित हुए, और उसमें से हज़ारों लोग कार सेवा करने वहाँ अयोध्या पहुँचे थे, जिसमें ये तमाम नेता शामिल थे। उमा भारती, विनय कटियार से लेकर अशोक सिंघल, जोशी और आडवाणी, सारे लोग वहाँ शामिल थे। मंच पर जहाँ ढांचा गिर रहा था, वहाँ से कुछ 100 दूर मंच पर ये सब लोग तमाशबीन थे। उसके बाद ढांचा गिरा, और जब ढांचा गिरा उसके बाद कई मुकदमे के कई दौर चले, हाई कोर्ट से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर CBI की विशेष अदालत तक में। अभी जो ताज़ा स्थिति है कि CBI की विशेष अदालत में इन सब की गवाही हुई है, गवाही नहीं, बयान दर्ज हुआ है, और सारे नेताओं ने, जो उस समय के पुरोधा और चैंपियन थे, सब ने वहां कहा मुझे फंसाया गया, मैं तो निर्दोष हूं। उसी में जोशी और आडवाणी भी है। 92 साल के आडवाणी और 86 साल के जोशी। इन दोनों ने क्या कहा है अदालत में, इनकी क्या भूमिका रही है, दुनिया जानती है। लेकिन क्या कहा है पहले वो सुनते हैं, और उसके बाद एक तस्वीर जिसका जिक्र मैंने पहले भी वीडियो में किया था, वो तस्वीर जो सबूत है कि वहाँ ये लोग क्या कर रहे थे। ये तस्वीर है, हालांकि इस किताब से उठा रहा हूँ, लेकिन ये तस्वीर बहुत चर्चित तस्वीर है, बहुत बार आपने देखी होगी, मेरे वीडियो में भी आपने देखा होगा। हेमंत शर्मा की किताब से ये तस्वीर फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ। ये मुरली मनोहर जोशी हैं, ये उमा भारती हैं। ठीक उसी वक्त का है जब ढांचा गिर चुका था। जश्न, खुशी और उल्लास इनके चेहरे पर है, इस कदर कि जोशी के कंधे पर एक तरह से उमा भारती लिपट गई हैं जोशी से, खुशी से, क्योंकि सामने ढांचा गिरा था। और आज ये लोग अदालत में, CBI की अदालत में खुद को बेकसूर बता रहे हैं।
जो हुआ उसके बारे में इनको अंदेशा नहीं था, जो हुआ उसके लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ढांचा गिरा, ये साजिश थी और इन्हें फंसा दिया गया, इन्हें कांग्रेस सरकार ने फंसा दिया, राजनीतिक तौर पर इन्हें फंसाया गया। ये तस्वीर क्या कहती है दोस्तों? और उसके बाद इन सब की मौजूदगी, इन सब के उत्तेजना फैलाने वाले भाषण, सामने हजारों कारसेवक, पूरे अयोध्या की एक तरह से ताड़बंदी, उसके बाद कल्याण सिंह की यूपी में सरकार, ये 92 की बात है, कल्याण सिंह की सरकार की तरफ से कुछ भी हो जाए वहां गोली मत चलाना, बल प्रयोग मत करना के निर्देश, कारसेवकों के जुटान के लिए इन सब की लगातार अपीलें, आडवाणी की यात्रा, विनय कटियार से लेकर तमाम लोगों की साजिशें, कोशिशें, उत्तेजना फैलाने वाली मुहिम, और अब अदालत में इनके बयान कि मैं तो निर्दोष हूं। और उमा भारती ने आज क्या कहा वो भी बताऊंगा। ये फोटो है राजेंद्र कुमार का, इसमें लिखा है इन्होंने, ध्वंस के बाद खुशी में उमा भारती जोशी की पीठ पर चढ़ गई। ये इसकी नीचे इन्होंने कैप्शन लिखा है। फिर से बता दूं, ध्वंस के बाद खुशी में उमा भारती डॉक्टर जोशी की पीठ पर चढ़ गई, ये किताब में लिखा हो तस्वीर। अब बताता हूं ये मैं खबर क्यों बता रहा हूं और आज क्या खबर क्या है, अब समझिए। ये लोग, मैं तो कहूंगा कायर हैं ये लोग। ठीक है, उम्र हो गई 52 साल, रेस्पेक्ट करता हूं आडवाणी जोशी की, लेकिन आप कहिए कि हाँ जो हुआ, हालात बेकाबू हुए, हम लोग जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदारी लीजिए। आप उस समय देश में माहौल बनाया, राजनीति वहां से यहां आई, हालांकि इसकी सजा मिली कि आप बेदखल हैं, लेकिन उसके बाद आज झूठ क्यों बोल रहे हैं सब लोग? क्यों कह रहे हैं कि जो हुआ उसके लिए मुझे फंसा दिया गया और आपने को निर्दोष साबित करने के लिए अब ये लोग गवाह तलाशेंगे? यही खबर है दोस्तों। तो ये बताता हूं, जो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, माफ करें थोड़ी गर्मी भी है। इकोनॉमिक टाइम्स में ये लिखा हुआ है, राघव ओहरी की खबर है, हिंदी अनुवाद बता रहा हूं, हेडिंग आपने पढ़ लिया, विल फर्निश एविडेंस टू प्रूव इनोसेंस। हम अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए, इनोसेंस साबित करने के लिए एविडेंस देंगे, दस्तावेजी सबूत देंगे, ये इन साहबान ने कहा है। इनकी बुजुर्गियत, इनकी शख्सियत का आदर करते हुए मैं कह रहा हूं। एक्यूज्ड इन बाबरी मस्जिद डिमोलेशन केस। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, सीबीआई की विशेष अदालत में, मैं हिंदी बता दे रहा हूं, कहा है कि वो अपने को निर्दोष साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। पिछले हफ्ते सीबीआई ने बयान दर्ज करने की कार्रवाई पूरी की है। 32 में से 31 आरोपियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। सभी को ढांचे गिराने में अपनी भूमिका, सभी ने ढांचे को गिराने में अपनी भूमिका से इनकार किया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के हवाले से बता रहा हूं। उसके बाद बताऊंगा कि ये सब लोग कर क्या रहे थे, और अलग से एक वीडियो आज बनाऊंगा क्योंकि ये ज़रूरी है। इसी में कहा है कि शुक्रवार को आरोपियों ने 15 दिन का समय मांगा, दस्तावेजी सबूत जुटाकर देने के लिए समय मांगा इन लोगों ने, कि हम अपने सबूत देंगे कि हम कितने निर्दोष लोग थे, हम कितने निर्दोष लोग थे वहाँ थे। यहाँ आपके राज में या आपकी पार्टी की सरकारों में आप उत्तेजना फैलाने के आरोप में न जाने कितने लोगों को देशद्रोह से लेकर तमाम आरोपों में बंद करते हैं। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, अगर हुई तो आप कहिए कि हाँ हमने किया। मैं तो बार बार कहता हूँ, बाल ठाकरे तो इनसे ज़्यादा ये थे कि कम से कम उन्होंने कहा कि हाँ हमारे सैनिकों ने गिराया, वो भी आरोपी हैं, उनके भी नाम है उस FIR में और चार्जशीट में। लेकिन खैर, इन्होंने कहा अदालत से, इन्होंने 15 दिन का समय मांगा दस्तावेजी सबूत जुटाने और गवाह जुटाने के लिए। अदालत ने 7 दिन का समय दिया, जिसकी आज सुनवाई होनी है, 4 तारीख आज ही। मैं उस पर भी नज़र रखूंगा कि अदालत में क्या होता है। और अभी आरोपियों को अपने बचाव में गवाही के नाम की लिस्ट तैयार करके अदालत को देना है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 31 अगस्त तक फैसला हो जाना चाहिए। आरोपियों की तरफ से अपने बचाव में जो कागजी दस्तावेज और गवाहों के नाम देंगे, उन्हें कोर्ट एग्जामिन करेगा और फिर ज़रूरत हुई तो उस पर फाइनल आर्गूमेंट होगी। ये खबर के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि जो ये बताएंगे, जो गवाह देंगे, जो दस्तावेजी सबूत देंगे कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, उस पर वहाँ सुनवाई होगी, आर्गुमेंट होगा और उसके बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा। आडवाणी जोशी सब अदालत में कह चुके हैं कि ढांचा गिराए जाने से उनका कोई लेना देना नहीं, उन्हें फंसाया गया। जोशी ने भी पिछले सप्ताह में कोर्ट में यही कहा था, अपने बचाव में गवाह पेश करेंगे। अदालत ने पिछले हफ्ते ओम प्रकाश पांडे नाम के एक आरोपी को भगोड़ा घोषित किया था, जो और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिसके बारे में कहा जाए 15 साल पहले वो कहीं मॉन्क बन गया है, कहाँ है पता नहीं। अब ये देखिए दोस्तों, ये बात उस समय की है 92 की, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे।
आप सबको पता होगा। और उसी रात कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हुई थी, भाजपा सरकारें बर्खास्त हुई थी, कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हुई थी, क्योंकि आरोप था कि सरकार ने जानबूझकर ढील दी और किसी भी ढंग से पुलिस प्रशासन को उस ढांचे के विध्वंस में या तो वो मूक दर्शक थे या तमाशबीन थे या उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि आरोप तब नरसिंह राव तब के प्रधानमंत्री पर भी लगे थे कि वो बैठकर टीवी देख रहे थे या वो चाहते थे ढांचा गिर जाए या बवाल खत्म हो। इसको लेकर बहुत कहानियां, इस पर फिर कभी। लेकिन कल्याण सिंह, और उनका भी इंटरव्यू अभी देखा मैंने, वो इंटरव्यू देकर कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैंने मेरे रहते किसी कार सेवक पर या अयोध्या में गोली नहीं चली, मैंने सख्त निर्देश दिया था और जो हुआ वो आपने देखा। मैं ये गोली चलाने या न चलाने की बात ही नहीं करूं, मैं तो कह रहा हूं जो राज सत्ता का राजधर्म था क्या वो निभाया गया? नहीं निभाया गया तो आज ये कहें कि हाँ ये हुआ। अगर आप राम भक्त थे और राम के लिए आपने ये सब कर दिया तो कहिए तो कम से कम। खैर, वाजपेयी का एक चर्चित बयान है जो आपको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी का, अब इस दुनिया में नहीं है, प्रधानमंत्री रहे। हालांकि उनको इन सब के मुकाबले थोड़ा कम कट्टर माना गया, फिर भी उनका बयान सबसे, अगर कहें तो उस ढांचे को लेकर या वो जो विवादित बयान है वो इन सबसे ज़्यादा उत्तेजना फैलाने वाला बयान उस समय का था वाजपेयी का। उस बयान का अंश 4 लाइन जो आप सबको शायद पता होगा, बाबरी ध्वंस के एक दिन पहले वाजपेयी ने कहा था ज़मीन को समतल करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा था कि एक रैली को संबोधित करते हुए लखनऊ में कहा था 5 दिसंबर 92 को, 6 दिसंबर की घटना आपको पता होगी, उन्होंने कहा था वहाँ नुकीले पत्थर निकले हैं, उन पर कोई नहीं बैठ सकता, तो ज़मीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा, यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम वेदी तो बनेगी। मैं नहीं जानता कल वहाँ क्या होगा, मेरी अयोध्या जाने की इच्छा बहुत है लेकिन मुझसे कहा गया तुम दिल्ली में रहो। अब जरा सोचिए कि जब वाजपेयी कह रहे हैं कि ज़मीन को समतल करना पड़ेगा और कुछ निर्माण तो होगा, मैं नहीं जानता कल क्या होगा, तो ये कहा गया। और उसके बाद सारे नेताओं की मौजूदगी और उस समय जो सुबह से जिस ढंग से वहाँ कार सेवक बेकाबू हो गए और जिस ढंग से विध्वंस के लिए उस ढांचे को तोड़फोड़ में जुटे। साध्वी प्रज्ञा सिंह का एक इंटरव्यू अभी चुनाव के समय आया था कि हाँ मैंने भी वहाँ पर ढांचे को गिराने में अपनी भूमिका निभाई। और उसके बाद जिस ढंग से जो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे उनकी भूमिका भी संदिग्ध थी, एसबी चौहान की, और किस तरह से गृह मंत्री ने बात की, नरसिंह राव ने बात की। हालांकि उनके बारे में कहा जाता था कि वो थोड़े चिंतित थे गृह मंत्री। उन्होंने यूपी के राज्यपाल वी सत्यनारायण रेड्डी से बात की, उन्हें ढांचे पर हमले की सूचना दी, उन्हें ढांचे को बचाने के लिए दखल देने को कहा। और लेकिन अयोध्या कंट्रोल रूम को मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लिखित निर्देश मिला कि गोली नहीं चलेगी, उसके बिना विवादित परिषद अगर खाली करा सकते हैं कराएं। लेकिन ये होना नहीं था, क्योंकि जब इतनी उग्र और उत्तेजित भीड़ होती है तो सबको पता होगा क्या होगा। और उसके बाद कैसे एक एक करके ढांचा गिरा, ये सब लोग जितने तमाशबीन थे खुश होकर, जिसमें जोशी की ये तस्वीर है, सब उसके बाद वहाँ से लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। बाद में सब ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किताबों में, कहानियों में यही लिखा कि वो नहीं चाहते थे। हालांकि एक समय कलंक मिट गया के भी बयान है, जब इनको फायदा होता दिखा तब ऐसा बयान, जब फंसते दिखे तो ऐसा बयान कि नहीं हमारी कोई भूमिका नहीं, हमें फंसाया गया। तो ये सारे बयान हैं। रात में 7 बजे यूपी सरकार को बर्खास्त करने, विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई थी। 6 बजे अयोध्या में अर्धसैनिक बलों के कैंप में एडीएम पहुंचे और 50 कंपनियां उस समय उन्होंने तैनात की। तब तक 6:45 बजे बाबरी ढांचे के चबूतरे पर रामलला की मूर्तियां रख दी गई थी और अस्थायी ढांचे का निर्माण शुरू कर दिया गया था। ये तो उस दिन की कहानी है। और उसके पहले जो 48 घंटे हो रहे थे उसकी बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। मेरा सिर्फ आज का मुद्दा इसमें इतना था कि अगर ये सब हुआ तो कबूल करिए, लेकिन जाहिर है कि आप और कबूल इसलिए भी कि सियासत के हाशिए पर है मोदी राज में। और ये देखिए कि जो लोग चैंपियन थे वो उस भूमि पूजन में, उस शिलान्यास में या मंदिर के लिए जो इतना महायज्ञ हो रहा है उस यज्ञ के मौके पर नहीं है, तकाजा उम्र का दिया जा रहा है। और बहुत सारे लोग जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं मोदी ने कुछ नहीं किया, श्रेय उनको मिल रहा है। तो ये है दोस्तों, अब इस पर मेरी नज़र होगी कि होता क्या है, आखिर कोर्ट का फैसला क्या होता है। क्या ये कॉन्स्पिरेसी में, ढांचा को गिराने की कॉन्स्पिरेसी में इनके खिलाफ कोर्ट से फैसला आता है? कोर्ट से फैसला आता है तो क्या होगा? सरकार की भूमिका क्या होगी? सरकार इनके बचाव में कवच का काम करेगी क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर नज़र होगी। लेकिन सबसे पहले कि आज अदालत में क्या होता है,
क्या फिर से अदालत इनको वक्त देता है कि अपने बचाव में ये दस्तावेजी सबूत जुटाएं या गवाह जुटाएं? वो गवाह कौन होंगे? तो ये सारे सवाल हैं। ये खबर थी, ये खबर मुझे कहीं और नहीं दिखी, लेकिन मैंने इस पर 2 वीडियो पहले भी बनाया है, वो आप देखेंगे। उसके थंबनेल में भी जोशी और उमा भारती की वही तस्वीर लगी है, आप देख लेंगे। ये मेरे ख्याल से जिस दिन जोशी का बयान हुआ था उस दिन की खबर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बाकी खबर की तरफ। कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर कई अखबारों में है। हम शुरू करते हैं उससे, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत, तीसरे फेज की शुरुआत भारत से होने वाली है। वो खबर कई अखबारों में है, लेकिन मैं जो सबसे प्रमुखता से नवभारत टाइम्स ने छापा है, और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि रविवार को कोरोना के केस जो एक दिन में केस मिलते हैं, उस मामले में भारत नंबर 1 हो गया है। तो भारत में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। ये मत समझिए कि हम सब लोग निकलने लगे, चलने लगे, घूमने लगे तो चीज़ें नियंत्रित हो गई, नहीं। अभी असली खतरा है जब अमित शाह तक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जब किसी मुख्यमंत्री को हो जाए, शिवराज सिंह चौहान को, जब यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर की मौत हो गई, तमिलनाडु के गवर्नर को हो गया, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को हो गया, तो समझिए कि ये सुरक्षित लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि अमित शाह के करीब 2 गज तो ऐसे भी कोई बीजेपी का नेता भी नहीं जा पाता होगा आम दिनों में भी। किसी की क्या मजाल कि अमित शाह यहां बैठे, उनसे 1 फीट के दायरे में कोई हो, अगर उनके बैठने का डिस्टेंस देखें और उनका जो ऑरा है, प्रभामंडल है, डर है, खौफ है, जलवा है, जो भी कहे, तो अमित शाह को भी हुआ। इसका मतलब जो सुरक्षित परिवेश में कंपैरेटिवली हमारी आपकी तुलना में रहते हैं, वो भी खतरे में। तो इसलिए इस खतरे से निपटने के लिए आप जितने सुझाव हैं, सलाह हैं, उस पर अमल करिए। खबर यह, एक दिन में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस अब भारत में, और केस वही है कि भारत में 52,972 केस सोमवार को नए मरीज मिले हैं। ये इसमें भी हम नंबर 1 है, रविवार को भी नंबर 1 है। अमेरिका में 47,000, ब्राज़ील में 25,000। इसको ग्राफ के ज़रिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है कि कैसे ग्राफ भारत में एक दिन में केस मिलने के ग्राफ कैसे बढ़ रहे हैं, यूएस और ब्राज़ील में कैसे केस गिर रहे हैं, और हम भारत एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। और बिहार के हालात अगर देखेंगे तो जो वहाँ से खबरें आ रही है वो बहुत चिंताजनक है। और इसी में मैं कोरोना वैक्सीन के बारे में खबर बताऊं उससे पहले, नवभारत टाइम्स में एक खबर है, देश में बढ़ते जा रहे कोरोना पॉजिटिव, नेता मिलने वाले आइसोलेशन में गए। और उसके बाद इसी में खबर है कि रविशंकर प्रसाद आइसोलेशन में गए। क्योंकि आइसोलेशन में इसलिए गए, आइसोलेट इसलिए हुए रविशंकर प्रसाद, क्योंकि कहा गया कि अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री समेत सब लोग थे, तो सबको आइसोलेट होना चाहिए। लेकिन वहाँ से एक प्रधानमंत्री कार्यालय से एक सूचना सरकारी सूत्रों के हवाले से आ गई थी कि वहाँ सारे प्रोटोकॉल पूरे हुए। अब सवाल उठता है, प्रोटोकॉल तो एक समय में ये था कि जो भी कनेक्ट हुआ, जो कॉन्टैक्ट में आया, जो उससे मिला, जिसने एक दिन पहले, 2 दिन पहले मुलाकात हुई, सब आइसोलेट होते थे। याद करिए, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री को अभी अयोध्या जाना है, इसलिए नियम कायदे को रीडिफाइन किया जाता है, इसलिए वजह यह है। और उसके बाद इसमें नवभारत टाइम्स में बाकी लोगों की खबर है। दिग्विजय सिंह हमेशा कुछ न कुछ ऐसे बयान देते हैं, इसलिए उनका बयान है, धर्म की अनदेखी तभी शाह को कोरोना। उमा भारती ने कहा भूमि पूजन से मेरा नाम हटा दें, ये उमा भारती का बयान है। इसके बाद इन्होंने कहा कि कल मैंने अमित शाह जी और बीजेपी के नेताओं के बारे में कोरोना पॉजिटिव होने का सुना, तभी से मैं अयोध्या में शिलान्यास में उपस्थित नहीं होना चाहती हूँ। ऐसा उमा भारती का। मैं इस केस को आने से पहले, जो कोरोना वैक्सीन का मामला है, उससे पहले मैं ये ज़रा एक जागरण देखिए। उमा भारती का एक इंटरव्यू छपा है जागरण में। इस इंटरव्यू में क्या है, अब हमारी लड़ाई राम राज्य के लिए, ये उमा भारती का इंटरव्यू है, टॉप पे है, देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें राम राज्य के लिए इनकी लड़ाई है, और राम राज्य की परिभाषा इनकी यही है, जो क्या कहा जाए, खैर। तो इसमें इन्होंने कहा शायद उसी के लिए भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी का अवतरण हुआ है, अवतरण हुआ है नरेंद्र मोदी का। और उमा भारती का एक पहले का भी बयान है कि नरेंद्र मोदी अवतार हैं। अब इन लोगों का वश चले तो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर, पोस्टर लगा दें, एक मूर्ति वहाँ स्थापित कर दें कहीं। ये कौन सी बात है, अवतरण हुआ है और इसी के लिए और अवतार हैं। ये बात एक बार पहले, मेरे ख्याल से 3 साल या 4 साल पहले भी उमा भारती का ऐसा कुछ बयान था। खैर, तो राम राज्य की क्या परिभाषा है, हम यूपी में बीते 1 महीने से अपराध के मामले में देख रहे हैं। और मंदिर बनने से राम राज्य, राम की मूर्ति स्थापित करने से सिर्फ राम राज्य नहीं होता है। राम राज्य की परिकल्पना
बार बार मैं कहता हूँ, सुशासन से होता है, देश के, दुनिया के, समाज के हर आदमी के सम्मान से जुड़ा होता है, हर आदमी के अधिकार, हर आदमी की निश्चिंतता, हर आदमी की आज़ादी, हर आदमी की निष्ठा, हर आदमी की आस्था, हर आदमी की कद्र करने से होता है। लेकिन ये शायद समझ में नहीं आएगी बात इनको। नफ़रत की राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग, बयान देने वाले भी आज राम राज्य की बात करते हैं, चैनल पर तू मैं करते हैं, हर समय नफ़रत वाले बयान देते हैं। उसी में एक दिखे मुझे सुरेश चौहान के, वो भी राम राज्य लाने के लिए अयोध्या गए हैं। सुदर्शन टीवी के जो मालिक हैं, उनका एक वीडियो कल दिखा, किस ढंग से नफ़रत का एक वीडियो था जिसका जवाब मैंने ट्विटर पर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं, तो ये खबर है। उसके बाद जो ये कोरोना वैक्सीन की बात है, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल भारत में होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको प्रमुखता से छापा है, जिसमें इंडियाज़ कोविड काउंट ऑन संडे हाईएस्ट इन वर्ल्ड, और उसी में है कि कैसे कोरोना वैक्सीन का जो है टेस्ट भारत में होगा। और उसके बाद एक कंपनी है जिसको इसमें इसको पुणे वेस्ट कंपनी है, जिसको भारत में कोरोना के टेस्ट की फेज़ 3 की परमिशन जिन्हें मिली है। और ये बहुत अहम इसलिए है, ड्रग कंट्रोलर ने इनको परमिशन दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का परमिशन जिसे मिला है, ऑक्सफोर्ड ने पिछले महीने वैक्सीन पर रिसर्च करने और सही दिशा में पहुंचने का दावा किया था। ये एक्सप्रेस में भी खबर है, और ये खबर आप सबके मतलब की होनी चाहिए। ये है खबर जो एक्सप्रेस की लीड है, इसी में एक बॉक्स भी है, फ्रंट रनर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन क्लियर्ड फॉर एडवांस ट्रायल इन इंडिया। और उसके बाद भारत में कैसे ट्रायल होगा। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल में 1600 लोगों पर 18 शहरों में ट्रायल होगा। और उसके बाद साल के अंत तक कहा जा रहा है वैक्सीन आ सकता है, साल के अंत तक कहा जा रहा है, इसको मत मानिए। हो सकता है अगले साल 4-6 महीने और हों, क्योंकि थर्ड फेज के ट्रायल में 4 से 6 महीने लगते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। अभी ट्रायल है तो, और WHO का एक बयान आ गया है कि अभी ये मत समझिए, उसी अखबार में बयान भी है कि ये मत समझिए कि अभी इसका फाइनल कोई इसका इलाज या फाइनल वैक्सीन आ जाएगा। WHO ने कहा है सटीक दावा करना संभव नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये ट्रायल हो रहा है। और ये ट्रायल ऐसे वॉलंटियर्स पर होगा जिनका खुद का एनरोलमेंट जिन्होंने कराया है। ये ट्रायल हो रहा है अभी 18 से 55 साल के लोगों पर ये ट्रायल होगा, और ये भारत के कई शहरों में हो रहा है, बड़े बड़े अस्पतालों में हो रहा है, जिसमें एम्स से लेकर PGI तक, चंडीगढ़ से लेकर लखनऊ के अस्पताल तक, सब सारे अस्पताल इसमें शामिल हैं। और उसमें एम्स, BJ मेडिकल कॉलेज पुणे, RMRIMS पटना, PGI चंडीगढ़, ये सब जगह ये ट्रायल हो रहा है। और दावा है कि ट्रायल सही हुआ तो अगले साल 1 बिलियन डोज तैयार किया जा सकता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई अखबारों में ये खबर है, और ये बहुत सबकी दिलचस्पी अभी इसमें है कि क्या वाकई कोरोना का इलाज खोजा जा सकेगा। तो ये खबर है। उसके बाद और सारे अखबार में पहले पेज पर सब जगह है, सुखद ऑक्सफोर्ड टीके का देश में मानव परीक्षण। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसी में एक खबर वो भी है, WHO वाली खबर, कोरोना की दवा कभी संभव नहीं। और इसमें कहा है WHO ने कि वैक्सीन की प्रबल उम्मीद के बावजूद कोरोना वायरस की दवा को लेकर वो कहना है कि हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा, कोविड की सटीक दवा कभी संभव नहीं। और यहाँ भी वही है, एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले भारत में हो रहे हैं, ये हिंदुस्तान की खबर है। और उसके बाद कैसे भारत में ये तादाद मरीजों की बढ़ रही है, और अभी जो खतरा है, जिस खतरे का पीक पहले कहा जा रहा है जून में पीक आएगा, फिर कहा गया जुलाई में आएगा, लेकिन शायद अभी पीक आना बाकी है दोस्तों, क्योंकि इस खतरे का चरम शायद अभी हमने नहीं देखा है। यही अखबारों की खबरें हैं। जागरण की अगर बात करेंगे तो जागरण तो राममय होगा, और आज पहले पन्ने पर जागरण की खबर है, ये राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन अनुष्ठान, उत्तरी लद्दाख में भारत ने सैनिक बढ़ाए। उसके बाद सुशांत का मामला है, त्रेता युग है, और अंदर भी इसमें 1-2 पन्ने होंगे हो सकता है। तो ये जागरण की खबर है। उमा भारती का मैं इंटरव्यू आपको बता ही चुका जागरण में। और उसके बाद कोरोना मरीजों के मिलने की खबर है, परीक्षण के लिए जो परमिशन मिली उसकी खबर है। कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का भारत को मिला एक मौका, ये खबर है। ट्रंप ने टिकटॉक अधिग्रहण के लिए माइक्रोसॉफ्ट को दिए 45 दिन, ये खबर है। सुशांत मामले की खबर कल मैं आपको बता चुका था। कल एक नया एंगल भी आया था जो मैंने एक्सप्रेस के हवाले से आपको बताया था कि सुशांत क्यों खोज रहे थे अपना नाम, गूगल पर क्यों सर्च कर रहे थे सुशांत।
खुदकुशी से कुछ देर पहले सुशांत गूगल पर अपना, रिया चक्रवर्ती का, मेंटल इलनेस, ये सारे कीवर्ड थे जो सर्च कर रहे थे सुशांत राजपूत। अगर सुशांत राजपूत ये सर्च कर रहे थे, इसका क्या मतलब है? ये पुलिस ने सवाल उठाया। साथ में मुंबई पुलिस ने ये भी कहा कि बिहार पुलिस को कानूनी तौर पर अभी 0 एफआईआर दर्ज करके जहां पुलिस जांच कर रही थी, जहां घटना हुई थी, वहां ट्रांसफ़र करना चाहिए था, न कि इस तरह से जांच में दखलंदाजी करना। ये मुंबई पुलिस का कहना है। बिहार का क्या कहना है, इस पर काफ़ी बात कर चुका हूँ। बिहार के डीजीपी चैंपियन बने, हर चैनल पर नेता की तरह इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत आक्रामक बयान दे रहे हैं, जो आप सब लोग जिससे अवेयर होंगे। और कल मैं उस पर बात कर चुका, इसलिए मैं आज उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। अमर उजाला की हेडलाइन है, दौलत बेग डेप्सांग में 15,000 और सैनिक, T-90 टैंक की तैनाती। अब ये तो आपको पता ही होगा कि चीन ने, ये कल के वीडियो में भी मैंने कहा था, लगातार मैं कह रहा हूँ कि चीन को लेकर भारत की मीडिया ने धोखा दिया आप सबको। चैनल्स ने, सरकार में बैठे तथाकथित सरकारी सूत्रों ने, प्लांटर्स ने, प्लांटेड स्टोरी करने वालों ने आपको धोखा दिया है। 45 दिनों के भीतर चीनी सेना LAC के पीछे हटी। माहौल बदल कर ये खबर से आप दूर रहे। हकीकत यह है कि चीनी वहाँ बड़े पैमाने पर तैनात हैं, पेंगोंग के पास, डेप्सांग में, और उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के पास अतिरिक्त तैनाती, जिसका जिक्र कर चुका। अब ये खबर आ रही है कि भारत ने तैनाती की। ये तो पता है, मिरर रिफ्लेक्शन की तरह मिरर डिप्लॉयमेंट होता है, डिप्लॉयमेंट होगा। अब ये खबर ये बताने के लिए, हौसला अफजाई के लिए, कि ये मत समझिए कि हम तैयार नहीं हैं, हम भी तैयार हैं। दौलत बेग में 15,000 हमारी सेना तैनात हो गई, T-90 टैंक तैनात हैं, ये बताने के लिए। और यहाँ भी राममय अखबार है, भूमि पूजन राममय, और इस पर मैं इसलिए बात नहीं करूँगा कि 24 घंटे चैनल पहले से राममय है, आप लोग जो हैं वो देख ही रहे होंगे। खैर, कश्मीर और सत्र और बाकी चीज़ें, हाँ, इसमें वही खबर है अमर उजाला में जिसका जिक्र मैंने किया, जो कल के इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि सुशांत ने मौत से ठीक पहले गूगल पर की थी दर्द रहित मौत के बारे में सर्च। मुंबई पुलिस ने कहा ये एक सवाल ज़रूर है कि क्यों ऐसी सर्च कर रहे थे सुशांत, और ये फैक्ट होगा क्योंकि इसको कुछ झुठलाया नहीं जा सकता। ये तो उनके मोबाइल के FSL रिपोर्ट से पता चल जाएगा। और जो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि सुशांत के बैंक खाते में अभी 4.5 करोड़ हैं, बैंक खातों के लेन देन की जांच की जा रही है, और रिया के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र के ऐसे कोई एविडेंस कि ऐसे करोड़ों ट्रांसफ़र किए गए, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, या ऐसा कोई मनी ट्रेल उनके अकाउंट में नहीं है, ये कहना है। और जो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है, हिंदू की खबर में बता चुका, माफ़ करें, हिंदू नहीं बताया शायद, चलिए हिंदू में, हाँ, एक भास्कर में इंटरेस्टिंग खबर है, राजनीतिक, भूल गया, वो खबर है गहलोत से जुड़ा हुआ मामला। पहले पेज पर तो WHO है, लेकिन अंदर के पन्ने पर एक खबर है, हाईकमान से मिले बागी, ना गहलोत ना पायलट, किसी तीसरे को CM बना दे। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं है, और भास्कर ने भी पुष्टि नहीं की है इस खबर की। ये हेडलाइन है, मैं कोशिश करूंगा हेडलाइन नीचे लगा दूं। और इसी में इसने लिखा है, कांग्रेस महासचिव की तरफ से खंडन भी है कि कांग्रेस महासचिव बोले किसी ने नहीं किया संपर्क, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि पायलट गुट के कुछ बागी विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से संपर्क किया और कहा कि वो पार्टी के बाहर नहीं जाना चाहते, प्रदेश में CM का चेहरा बदलना चाहिए। आलाकमान से मांग की कि CM के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलावा तीसरे विकल्प पर विचार किया जाए, तो वो राजी हैं। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ये भी बता दूँ। और उसके अलावा हाई कोर्ट में आज सुनवाई है कई मामलों की, जिसमें राज्यपाल द्वारा सत्र नहीं बुलाने को चुनौती का मामला है, विधायक के खरीद फरोख्त का मामला है। आज बहुत अहम दिन है याचिकाओं की सुनवाई को लेकर। और इस बीच पायलट खेमे के जो विधायक 20 दिन से SOG उनकी तलाश कर रही है वॉइस सैंपल लेने के लिए, क्योंकि वॉइस सैंपल इसलिए क्योंकि ऑडियो स्टिंग जो हुआ था, ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, कॉल रिकॉर्डिंग हुई थी, जहाँ से भी हुई थी, लेकिन उस ऑडियो टेप से ये पता चला था कि कांग्रेस के 2 विधायक, BJP के 2 नेता जो गिरफ्तार हैं, उनसे डीलिंग कर रहे थे, सौदेबाजी कर रहे थे सरकार गिराने को लेकर, और सचिन के बिहाफ में कर रहे थे। उसमें गजेंद्र सिंह का नाम आया था, जो केंद्र के मंत्री हैं, गजेंद्र शेखावत, जिन्होंने खंडन किया। लेकिन फिर गहलोत ने उनके बारे में कहा है कि उनकी जांच होनी चाहिए। शायद ये भी कहा है कि उन्होंने वॉइस सैंपल नहीं दिया है, उनका इस्तीफा होना चाहिए। भास्कर में भी लास्ट पन्ने में यही है, अयोध्या सील, 3 घंटे रुकेंगे मोदी, भूमि पूजन के लिए 48 कैमरे। और एक सवाल है, शाह एम्स में क्यों नहीं भर्ती हुए? कांग्रेस ने सवाल उठाया था, जवाब सोनिया ने भी दिया, लेकिन फिर भी ये सवाल है। ये सवाल कल के वीडियो में मैंने भी उठाया था
कि केंद्र के गृह मंत्री हैं, मोदी के बाद सबसे ताकतवर हैं। संदेश देने के लिए भी होता है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हुए तो एम्स देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, भरोसेमंद इंस्टीट्यूट है, वहाँ दाखिल होते। और बहुत सारे लोग दाखिल हुए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री अरुण जेटली से लेकर सुषमा स्वराज। तो यहाँ सुषमा स्वराज से लेकर जेटली दाखिल हो सकते हैं, तो इन्हें भी दाखिल होना चाहिए। और सरकारी अस्पताल इतना बड़ा एम्स के होते हुए, अस्पताल ही नहीं है, वो रिसर्च सेंटर है, वो होते हुए जहाँ दाखिल कराने के लिए लोग, मंत्री की सिफारिश भी कई बार काम नहीं आती है, वहाँ छोड़कर मेदांता क्यों गए? ये सवाल है। जवाब वही होता है, बीजेपी के नेताओं से कोई सवाल पूछेंगे तो कांग्रेस ने जो पहले किया वो बताएंगे, उनसे करप्शन पे पूछें तो कांग्रेस का बताएंगे, दल बदल पे पूछें तो कांग्रेस का बताएंगे, किसी और ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पूछें तो कांग्रेस का बताएंगे। यहाँ भी जब शाह के एम्स में न दाखिल होने का सवाल हुआ तो सोनिया कहाँ इलाज कराती हैं, विदेश में कराती हैं, गंगाराम में कराती है, तो उनके पास हर जवाब कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। ये था भास्कर की खबर। इसके अलावा कुछ खास खबर मुझे भास्कर में आज दिखी नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की मुख्य खबर बता चुका। हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पन्ने पर फिर वही अयोध्या की खबर है, और उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे में किसी डेटा की खबर है। अब ये मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं भी इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा पूरा। और उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कैसे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल के लिए, जो मैं पहले बता चुका। हाँ, एक दिलचस्प खबर है, यूपी पुलिस सूटकेस प्रूव नॉट सो ओपन एंड शट। एक खबर इंटरेस्टिंग है, किसी अंग्रेजी अखबार में अभी देखा मैंने, कि शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में था, कि ये जो पहले एक डेड बॉडी मिली थी 4-5 दिन पहले एक सूटकेस में, इसी में सूटकेस में डेड बॉडी मिली थी एक महिला की। कहा गया कि उस महिला की मौत हुई और उस पर उसका विजुअल वायरल हुआ था। ये तस्वीर है, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, कुछ और अखबारों में। पता चला कि उस महिला की मौत ही नहीं हुई, वो किसी और की लाश थी। वो महिला खुद थाने में चली गई, उसने पुलिस से संपर्क किया और वो जिंदा है। और आश्चर्य की बात है कि उस महिला के परिवार वालों ने भी बॉडी को कबूल कर लिया और उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया। मान लिया कि अपनी वही लेडी है जो उनके परिवार के सदस्य हैं। तो अब ये लेडी खुद पुलिस में गई है और उसके बाद पुलिस की भी फजीयत हो रही है। और सबसे बड़ी बात, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या के मामले में इसके ससुराल वालों को जेल भी भेज दिया, मामला दर्ज करके। अब उन लोगों पर वो मामले हटाए गए हैं। यह अपने आप में समझिए कितना बड़ा मामला है कि जो महिला जिंदा है उसकी मौत का इल्ज़ाम लगा, उसके ससुराल वालों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। अब वो महिला खुद वापस आ गई है। उसका नाम है वरीशा अली, जो अलीगढ़ की रहने वाली थी। अलीगढ़ वो पहुंची और उसके बाद उसने पुलिस में जाकर अपने बयान दिए हैं। और अब उसके परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आपने उसको पहचाना क्यों नहीं। बुलंदशहर, इसी में खबर है, बुलंदशहर पुलिस विल नाउ ड्रॉप द डॉरी एंड मर्डर चार्जेज प्रेस्ड अगेंस्ट वरीशाज हस्बैंड एंड इन लॉज। और इसमें कहा कि उस महिला की गलत पहचान, गलत शिनाख्त की गई। शिनाख्त क्यों हुई, कैसे हुई, चूक और बहुत तरह के सवाल हैं। तो ये खबर है दोस्तों। 32-33 मिनट हो गया है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को आपकी परमिशन से मैं ख़त्म करता हूँ और उसके बाद फिर हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। कोशिश करूँगा एक नया वीडियो बनाऊँ जिसमें राम मंदिर के वो पुरोधा 90 के दशक के, वो बाबरी ढांचे के ध्वंस के समय वहाँ मौजूद वो तमाम लोग क्यों अदालत में झूठ बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया। ये वो चैंपियन थे हिंदुत्व के, तो आज वो डरे हुए क्यों हैं? इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हर रोज़ मैं अखबारों में छपने वाली खबरों का विश्लेषण करता हूँ, कई बार कुछ अतिरिक्त जानकारियों के साथ भी। आप अपनी राय दें, अगर इसमें कुछ सुधार करने लायक आपको दिखता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सबको नमस्कार।